हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो जैसा कि हम कवर कर रहे थे अपना हिंदी का पोर्शन, और इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमने जाना था राजभाषा जो हमारी हिंदी है उसको संविधान के किस अनुच्छेद या ये कहें कि उसको संविधान में कितने अनुच्छेद में बांटा गया है या उसमें कौन से अधिकार उसको दिए गए हैं, ये हमने समझा। तो इसमें जो आज है वह राजभाषा का जो दूसरा पार्ट है उसको समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया था कि जो अनुच्छेद 347 है, यहाँ पर जब कोई क्षेत्र की पर्याप्त जनता किसी भाषा को अपनी राजभाषा बनाना चाहती है तो वह सरकार को या ये कहें कि राष्ट्रपति द्वारा जब उस भाषा को अभिज्ञा दी जाती है तो वह उनकी राजभाषा या द्वितीय राजभाषा बन सकती है। तो यहाँ पर समय समय पर नई नई भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है या ये कहें कि संविधान में उनको राष्ट्रपति द्वारा अभिज्ञा दी गई है। तो वह जो भाषाएं हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं उनको जगह संविधान में दी गई है। ठीक है, तो आज है राजभाषा का जो सेकंड पार्ट है वह। तो यहाँ पे राजभाषा में मैंने आपको बताया अनुच्छेद 347 में जो हमारी भाषाएं हैं उनको जो दर्जा दिया गया है संविधान में उनके बारे में। तो यहाँ पर जो 8वीं अनुसूची में उनको स्थान मिलता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में उनको स्थान मिलता है। तो यहाँ पर जो 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को स्थान मिला वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी उनको जानेंगे हम। तो इसमें जो पहली भाषा थी वह थी मलयालम। दूसरी मराठी। ठीक है, फिर है तेलुगु। फोर्थ है तमिल। फिफ्थ है उड़िया। उर्दू। कश्मीरी। ठीक है, कन्नड़। संस्कृत। हिंदी। असमिया। बांग्ला। ठीक है, उसके बाद गुजराती और पंजाबी। तो जो 8वीं अनुसूची में हमारी जो फर्स्ट 14 भाषाएं हैं उनको जो संविधान में जगह दी गई तो वह ये 14 भाषाएं हैं जिसमें मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, संस्कृत, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती और पंजाबी। तो देखिए आप ये सोचेंगे कि ये तो 14 बहुत ज़्यादा है, अगर इसमें से क्वेश्चन में आता है तो हम इसको किस तरीके से याद करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला देखिए यहाँ पर आपने जितना ध्यान रखते हैं वो ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के क्या है, म है पहला अल्फ़ाबेट। तो पहला जो अक्षर है वो म है, तो इससे आपके ये दो मलयालम और मराठी जो है वो आपको ध्यान रहेंगे। साथ ही तो अक्षर से आपको तेलुगु और तमिल, छोटा ऊ से उड़िया और उर्दू, और साथ ही यहाँ पर क से आपको कन्नड़ और कश्मीरी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, म, तो, ऊ और क, साथ ही संस्कृत, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, ये एक दो बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये 14 आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ऐसा कभी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। या तो इसमें आपको एक 3 ऑप्शन, इसकी एक ऑप्शन इसका और साथ ही 3 कोई अन्य ऑप्शन दे देगा, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 8वीं अनुसूची में जो हमारी 14 भाषाएं थी यह जोड़ी गई। इसके बाद आता है हमारा
संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में किया गया, जिसमें हमारी एक भाषा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा 21वां संविधान संशोधन जो 1967 को हुआ, जिसमें हमारी 15वीं भाषा कौन सी, सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद है 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। तो यहाँ पर हमारी 3 भाषाओं को स्थान दिया गया, जिसमें 16वीं थी कोंकणी भाषा, 17वीं मणिपुरी और साथ ही जो 18वीं थी वह थी नेपाली भाषा, जिसको संविधान में जगह दी गई। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर 71वीं जो संविधान संशोधन था उसमें हमारी 3 भाषाओं को स्थान दिया गया। ठीक है, इसके बाद है हमारा 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, जिसमें 4 भाषाओं को 19वीं, 20, 21 और 22 थी। वह थी हमारी बोडो भाषा, एक थी डोंगरी, मैथिली और साथ ही संथाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 भाषाएं हैं, जो 92वां संविधान संशोधन है उसमें 4 भाषाओं को स्थान दिया गया संविधान में, जो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 2003 इसका सन पूछ लेता है कि जो 92वां संविधान संशोधन था वो कब किया गया, कि इसमें कौन सी भाषा हमारी 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 21वें संविधान संशोधन में सिंधी, 71वें में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं। ठीक है, इसमें कौन सी 3 भाषाओं को, 3 भाषाएं जो थी यहाँ पे इनको संविधान में जगह दी गई, और इसमें 4 जो भाषाएं थी इनको जगह दी गई। ठीक है, तो राजभाषा में जो मैंने आपको बतलाया, जो पहला था 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं, 21वां जो संविधान संशोधन है इसमें 1 भाषा, और साथ ही 71 और 92 में हमारी टोटल 7 भाषाएं इनको जगह दी गई। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा जो एक हमारा संविधान संशोधन या विधेयक कहें वह आया। तो इसमें आता है राजभाषा का एक अधिनियम। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 आता है। तो यहाँ पर जो 1963 का जो राजभाषा अधिनियम है, इसमें क्या बतलाया गया है मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने आपको बतलाया था कि जो संविधान स्टार्ट होने के 15 वर्ष के पश्चात हमारी हिंदी को कहा गया कि ये राजभाषा बनेगी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कार्य होंगे, सरकारी कार्य, वो किसमें, सारे हिंदी में होंगे। पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि जो हिंदी थी हमारी वो बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती थी, और इंग्लिश जो है उच्च वर्गों या ये कहें कि उच्च अधिकारियों द्वारा ही बोली जाती थी, जो मैंने आपको पहले बतलाया है। तो यहाँ पर जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, यहाँ पर जो हमारी हिंदी राजभाषा थी, इसको स्टार्ट करने की उनने, या ये कहें कि राजभाषा हिंदी बनाने का जो उनने प्रावधान रखा था कि 15 वर्ष पश्चात 1965 में हमारी जो हिंदी है उसको राजभाषा बना दिया जाएगा। पर हुआ यूँ कि हमारी जो सरकारी ढुलमुल है, या ये कहें कि उसका जो लचीलापन है, उसकी वजह से 1963 में एक संविधान राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार जो हमारे जितने भी सरकारी प्रयोजन होंगे या कि जितने भी कार्य होंगे उसमें जो हिंदी शामिल होगी, या ये कहें कि हिंदी में होंगे, तो उसके साथ साथ
इंग्लिश को भी पूर्णतया उसमें अपना ये कहें कि सहायक भाषा के तौर पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1963 जो राजभाषा अधिनियम था, इसके अनुसार क्या था, जो हमारे जितने भी सरकारी प्रयोजन होंगे उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी बराबर वहाँ पर सहायक भाषा के तौर पे दोनों का उपयोग होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो सरकार राजभाषा अधिनियम 1963 है, उसका जो अर्थ है, यही कहें कि उसका जो कंक्लूजन है, यही था कि जो हमारी जो हिंदी भाषा, जिसको 1965 से राजभाषा का दर्जा दिया जाना था, या ये कहें कि सरकारी जितने भी प्रयोजन या कार्य होते वो हिंदी में होते, तो वहाँ पर इन्होंने एक राजभाषा अधिनियम निकाला 1963, जिसके अनुसार हिंदी और अंग्रेजी, या ये कहें कि अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ साथ सभी कार्यों में उसको स्थान दिया जाएगा या उसके द्वारा कार्य किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें राजभाषा अधिनियम 1963 के साथ ही इसी में एक संशोधन किया गया। ठीक है, ये राजभाषा अधिनियम 1963 था, तो इसको संशोधित किया गया 1967 में। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम जो आया 1967, वह इसका संशोधित रूप था। ठीक है, 1967, जिसके अनुसार राजभाषा अधिनियम 1967 जो आया, उसके अनुसार जो हमारे विधानमंडल हैं, राज्य विधानमंडल हैं, वहाँ पर अंग्रेजी जो हमारी भाषा है उसको समाप्त करने, या कहें कि हमारे जितने भी प्रयोजन हैं, सरकारी प्रयोजन, अगर उसको हिंदी में करना है तो अंग्रेजी को समाप्त करने के लिए विधानमंडल का जो प्रत्येक सदस्य है वह क्या एक संकल्प पारित करेगा, या विधानमंडल द्वारा एक संकल्प पारित किया जाएगा, जिस पे विचार करने के पश्चात जो अंग्रेजी है उसको पूर्णतया समाप्त किया जाएगा। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो हमारी जो अंग्रेजी है वो पूर्व अपनी स्थिति में, या ये कहें कि एक सहायक भाषा के तौर पे बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो विधानमंडल हैं, राज्य विधानमंडल हैं द्वारा अंग्रेजी भाषा को समाप्त करने पर, या ये कहें कि उसका उपयोग नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संकल्प पारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के समाप्ति करने के लिए, या उसको समाप्त करने के लिए, उसका उपयोग नहीं करने के लिए राज्य विधानमंडल क्या करेगा, एक संकल्प पारित करेगा, जिसका वह जब संज्ञान करेंगे या उस पर अपनी सहमति हर सदस्य प्रदान करेगा, तो उस पर क्या होगा कि हमारी अंग्रेजी तब समाप्त होगी, वरना वह अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। यह राजभाषा अधिनियम जो 1963 है उसका संशोधित रूप जो आया 1967 में आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो अधिनियम को जाना, जिसमें राजभाषा अधिनियम 1963, जिसमें जो हमारी हिंदी और इंग्लिश थी, इसमें हमारे जितने भी सरकारी प्रयोजन होंगे, जितने भी क्रियाकलाप होंगे, वह दोनों भाषाओं में हो सकेंगे। 15 वर्ष पश्चात जो हमारी हिंदी राजभाषा 1965 से हिंदी होनी थी, तो उसके साथ ही यहाँ पर एक अधिनियम इन्होंने पेश किया 1963 में, जिसमें दोनों जो भाषाएं हैं हमारी, उसमें सरकारी क्रियाकलाप होंगे। और इसी का एक संशोधित रूप राजभाषा अधिनियम 1967 आया, जिसमें अंग्रेजी जो हमारी भाषा है उसकी समाप्ति के लिए संकल्प पारित करना पड़ेगा, और उसमें अगर यह संकल्प पारित किया गया तो इसमें जो हमारी अंग्रेजी भाषा है उसको समाप्त किया जा सकता है, वरना यह अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। तो इन दोनों अधिनियम का जो अर्थ है वो मैंने आपको बतलाया। तो इसके बाद जानते हैं हम अपनी राजभाषा के अन्य जो टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में। तो इसमें जो पहला आता है वह आता है नाम सामने प्रताप नारायण मिश्र का, जिन्होंने राजभाषा हिंदी के लिए एक नारा दिया। नारा था हिंदी, हिंदू और
हिंदुस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर जो नारा था प्रताप नारायण मिश्र ने जो राजभाषा हिंदी के लिए दिया वह था हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। और साथ ही राजभाषा हिंदी को बनाने के लिए जो सबसे पहले इसका विचार था वह बंगाल में उदित हुआ। ठीक है, तो राजभाषा जो हिंदी है उसको बनाने का जो विचार है वह विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। ठीक है, बंगाल में ये वो पॉइंट हैं, ये वो तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में सीधे ही इसी तौर पे पूछे जाते हैं कि राजभाषा हिंदी को बनाने का सबसे पहले विचार कहाँ उदित हुआ। तो यहाँ पे टू द पॉइंट आपका बंगाल आ जाएगा। और इसमें कई बार ये नारे के बारे में पूछता है कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया, तो प्रताप नारायण मिश्र, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही एक और है पॉइंट, तो इसमें जो तीसरा है वह है जो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है, सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, राजभाषा का प्रस्ताव सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन शंकरराव देव द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 तथ्य हैं, वो डिट्टो ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपके सामने बतलाया यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जिनका नाम आता है, इनका नारा पूछ लेता है राजभाषा हिंदी को, जो इसका सर्वप्रथम जो विचार आया वह बंगाल में उदित हुआ। और साथ ही संविधान सभा में जो हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा रखा गया, जिसका समर्थन शंकरराव देव द्वारा किया गया। ये 3 तथ्य आते हैं। ठीक है, तो हमने जाना हमारे जितने भी राजभाषा से रिलेटेड हमारे संविधान में अनुच्छेद थे या उसमें जो आर्टिकल थे, मैंने आपको सामने बतला दिए हैं। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछता है। तो इसके बाद जो हमारा अगला इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा देवनागरी लिपि या नागरी लिपि। तो इसकी एक बहन होती है, उसको नंदी नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे। साथ ही यह कहाँ से किस तरफ से दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखी जाती है उसके बारे में समझेंगे, इसके विकास को समझेंगे। ठीक है, अगर इस सारे जितना भी मैंने आपको राजभाषा से संबंधित यहाँ पे चीज़ें बतलाई, अगर आपको कोई भी डाउटफुल टॉपिक रहता है, कोई पॉइंट रहता है, तो आप उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसे मैं आपको साथ ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसके बाद जानते हैं हम अपने 5 पर्यायवाची शब्दों को। तो जानते हैं 5 पर्यायवाची शब्दों को, जिसमें नेत्र, राजा, दूध, पक्षी और आश्रम, जो 5 पर्यायवाची शब्द हैं, इनके जानते हैं। तो नेत्र का चक्षु, लोचन, नयन, अक्षि, चक और आँख। आपने इसमें जो हुए आपको चक्षु, लोचन, नयन और आँख आप जानते ही होंगे। साथ ही अक्षु और चक आप ध्यान रखिएगा। राजा का गोपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, नृत, नृत कई बार एग्जाम में पूछता है, नन्नाह, सम्राट, नरपति, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दूध का होता है पय, दुग्ध, स्तन्य, क्षीर और अमृत। ध्यान दीजिएगा कि दूध का पर्यायवाची अमृत भी होता है। ठीक है, पक्षी, पक्षी के होते हैं विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज और पतंग। ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। और साथ ही आश्रम के मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा और संघ, ये आश्रम के पर्यायवाची हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनता है, उसमें मैंने आपको बतलाया है कि जैसे राजा का वो पूछ लेगा कि इनमें से राजा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। जैसे इसमें से नरपाल, नरेश और नृत आपको दे देगा। इसके साथ ही वह
यहाँ पर जैसे द्विज दे देगा कि इसमें राजा के जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसमें से एक ऑप्शन द्विज भी होगा, लेकिन हम जानते होंगे, अगर आपको पता होगा कि द्विज पक्षी का पर्यायवाची है तो आप इसमें द्विज को सही करिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जो जैसे दुग्ध का पूछ लेगा, इसमें दूध, और साथ ही आश्रम का कुटिया अखाड़ा, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे 5 पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बतलाए। इसके बाद हम जानते हैं वो जो अपने वो विलोम शब्द हैं, 5 विलोम शब्द हैं उनको। ठीक है, तो इसके बाद जानते हैं हम अपने 5 विलोम शब्दों को, जिसमें पहला है प्राचीन। प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आधुनिक। अनुनासिक का विलोम होता है नासिक। अश्लील का होता है सलील। ज्येष्ठ का कनिष्ठ और अति का अल्प। ठीक है, तो यहाँ पे प्राचीन, ये अर्थ आप जानते ही होंगे, प्राचीन होता है पुराना। ठीक है, आधुनिक होता है नया या जो इस समय का प्राचीन, ये वर्तमान समय का आधुनिक कहलाता है। ठीक है, अनुनासिक होता है नाक तथा मुंह दोनों से उच्चारण करने वाला अनुनासिक कहलाता है। साथ ही जो केवल नाक से उच्चारित हो नासिक कहलाएगा। ठीक है, अश्लील होता है भद्दा, या जो भाग्यशाली नहीं हो वह अश्लील कहलाएगा। साथ ही सलील जो शोभायुक्त हो या जो अच्छा हो वह सलील कहलाता है। ज्येष्ठ होता है बड़ा। ठीक है, ज्येष्ठ होता है बड़ा। कनिष्ठ होता है छोटा। ठीक है, अति का होता है अल्प। अति मतलब अधिक, जिसकी अधिकता हो, और अल्प होता है कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई बार ज्येष्ठ का ऑप्शन में आपको अनुज भी मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ज्येष्ठ का जो विलोम होगा वह कनिष्ठ होगा, ना कि अनुज होगा। ठीक है, और साथ ही अति मतलब अधिकता या अधिक, उसका सूक्ष्म कई बार अगर ऑप्शन में दिया गया है सूक्ष्म या अल्प, तो आप इसको अल्प करें। ठीक है, सूक्ष्म इसका विलोम नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखने हैं ये 5 विलोम शब्दों को। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हमने जाना राजभाषा से संबंधित जो हमारा सेकंड पार्ट था उसको जाना। तो इसके अगले जो लेक्चर है उसमें हम जानेंगे हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसके बारे में। ठीक है, तो उसका विकास कैसे हुआ, उसके गुण और दोषों को जानेंगे। और इसके साथ ही हमारे जो पहला जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अध्याय है, चैप्टर है, वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपकी जो हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं, जिससे हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।